हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है मानस और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं SBTS पेपर नंबर 7 का फिजिक्स सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, द मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ। अच्छा, 1 मीटर लेंथ दे रखे हैं यहाँ पे, L इज टू 1 मीटर यहाँ पे दे दिया है इन्होंने। और कह रहे हैं कि इलास्टिक लिमिट जो है स्टील की वो कितनी है, इलास्टिक लिमिट एंड यंग्स मॉड्यूलस आर 8 इंटू 10 की पावर 8 एंड 2 इंटू 10 की पावर 11। मतलब इलास्टिक लिमिट यहाँ पे आपको कितनी दे दी है, 8 इंटू 10 की पावर 8, और यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस आपको कितना दे दिया है, 2 इंटू 10 की पावर 11। अब यंग्स मॉड्यूलस क्योंकि यहाँ पर है तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करिए जरा, क्या होगा, FL अपॉन में A डेल्टा L, ठीक है ना, FL अपॉन में A डेल्टा L, ठीक है। पर आपको क्या पूछा गया, मैक्सिमम एलोंगेशन बताने को कहा गया है, तो डेल्टा L निकालना है यहाँ से। तो डेल्टा L क्या होगा, FL अपॉन में A गामा, ठीक। अब अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि स्ट्रेस है ना। बट यहाँ पे हमें इलास्टिक लिमिट के लिए कह रहा है, इलास्टिक लिमिट मतलब कि कितना स्ट्रेस वो विथस्टैंड कर सकता है एक तरीके से आसान भाषा में। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया में स्ट्रेस लिखने के बजाय हम इलास्टिक लिमिट लिख देते हैं जरा, ठीक है ना, EL करके शॉर्ट में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इनटू लेंथ अपॉन में गामा, ठीक। तो इलास्टिक लिमिट यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 8 इंटू 10 की पावर 8, 8 इंटू 10 की पावर 8, और लेंथ है 1 मीटर, अपॉन में गामा कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 11। तो यहाँ से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, 10 की पावर 11 को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और 10 की पावर -3 जो है आपका, वही आपका mm के बराबर हो जाएगा सीधा। तो कितना आएगा हमारा, 4 mm डायरेक्ट, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। अच्छा, यंग्स मॉड्यूलस जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टील का जो है ट्वाइस है ब्रास के मुकाबले, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास, ठीक है। 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, एक तो अगर 2 वायर्स है तो मतलब स्टील और ब्रास की दे रखा है, हाँ दे भी रखा है यहाँ पे, 1 ऑफ स्टील एंड अनदर ऑफ ब्रास। तो इनकी सेम लेंथ है, लेंथ सेम है, ठीक है ना, लेंथ सेम हो गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, ठीक है। और बोला गया कि अगर इन्हें हम सस्पेंड कर दें फ्रॉम सेम रूफ एंड इफ यू वांट बी द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, तो सेम लेवल पे रखना है, अगर दोनों को सेम लेवल पे रखना है अपने को, तो इसका मतलब डेल्टा L जो है इनका, डेल्टा L भी जो है वो भी सेम, ठीक है ना, डेल्टा L भी इसके लिए सेम, ठीक। तो जरा आप यूज करिए यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का रिलेशन, गामा इज इक्वल्स टू FL अपॉन में A डेल्टा L, ठीक। अब क्योंकि डेल्टा L और A सब सेम दे रखे हैं, ठीक है, सब सेम दे रखे हैं यहाँ पे, L A डेल्टा L, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, तो क्या बचा हमारा, गामा बराबर F के, ठीक है ना, गामा F के बराबर है, गामा जो है हमारा यहाँ पे वो F के बराबर है सिंपली। और आपसे पूछा गया कि वेट्स एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर्स मस्ट बी इन द रेशियो, ठीक है ना। तो कितना होगा यहाँ से, फोर्स जो है आपका गामा के बराबर है यहाँ पे, तो एक पहले स्टील का दे रखा है तो पहले स्टील का रख दीजिए और फिर ब्रास का, ठीक है ना। तो गामा ऑफ स्टील और गामा ऑफ ब्रास, तो स्टील का कितना है, 2 टाइम्स ऑफ गामा ऑफ ब्रास, और ये गामा ऑफ ब्रास, तो गामा ऑफ ब्रास से गामा ऑफ ब्रास कैंसिल, तो 2:1 का रेशियो आपको मिलेगा। क्लियर है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एजर्शन रीजनिंग में, हाँ पहली स्टेटमेंट हमारी, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ये तो आप लोगों को पता ही ऑलरेडी, ऑफ कोर्स आप में से ज्यादातर मेजॉरिटी ने बिल्कुल सही किया होगा ये, ठीक है। एजर्शन तो ठीक है, बट बात आती है रीजन की, ठीक है। लिखा है अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील, ना ये गलत हो गया, ठीक है, स्टील का रहेगा, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो एजर्शन आपका सही है बट रीजन आपका फॉल्स है, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है क्या,
सेकेंड ऑप्शन। आगे चलता हूं मैं, चलिए। क्या दे रखा है, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का आपको कितना दे रखा है, बल्क मॉड्यूलस बी, एंड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी, ठीक है। द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस इज, ठीक है। ये ऑप्शंस हम लोगों ने लिख दिए हैं यहाँ पे, अगर मान लो इनकेस विजिबल ना हो ठीक से तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रैक्शनल डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज शब्द को पकड़ना, फ्रैक्शनल डिक्रीज बोल रहा है, ठीक है ना। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अगर यूनिट डायमेंशन ठीक से अगर रिवाइज्ड है तो आप इसका मतलब समझ रहे होंगे फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या है। फ्रैक्शनल डिक्रीज की बात अगर हम करें तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप देख रहे हो, ठीक है ना, स्फीयर के लिए फॉर एग्जांपल, तो कितना होगा इसके लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यही होता है, ठीक। अब फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मतलब ये है कि नंबर को तो हटा दोगे, पाई भी एक कांस्टेंट है, इसको हटा दीजिए, है ना। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, जैसे एरर्स वगैरह अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा उसमें, तो ये कैसे लिखा जाता है, 3 डेल्टा आर बाय आर, ओके, ठीक है, यही होता है, ठीक। अब फॉर्मूला क्या है आपका बल्क मॉड्यूलस के लिए, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाय वी, ठीक है। नेगेटिव साइन लगाने की इच्छा हो तो लगाइए, वैसे उससे कुछ खास फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा वी बाय वी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3 डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस पूछा गया तो उसको हम रख सकते हैं यहाँ पे 3 डेल्टा आर बाय आर, क्योंकि स्फीयर के लिए कितना होता है 4/3 पाई आर की पावर 3, तो यहाँ से मेरा निकल के आया 3 डेल्टा आर बाय आर। और इसी चीज को जरा मैं डेल्टा वी बाय वी पे पुट कर दूं तो कितना आएगा मेरा, यहाँ से कितना निकल के आएगा, ठीक है। अब क्योंकि बल्क मॉड्यूलस को उसने बोला है कि आपको बी से डिनोट करना है तो बी से डिनोट कर दो, और डेल्टा पी के लिए इसने बोल दिया है कि पी से डिनोट करिए, ठीक है, कर दे रहे हैं। और यहाँ पे है 3 डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। जरा इसको शिफ्ट करो, डेल्टा आर बाय आर अपॉन में ये कितना होगा, पी अपॉन बी, और इसके साथ क्योंकि 3 है तो ये 3 को नीचे भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, पी अपॉन में 3b, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या ये चीज? मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इशू नहीं हुआ होगा एज सच, ठीक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, व्हेन एन इलास्टिक मटेरियल विद यंग्स मॉड्यूलस गामा इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग स्ट्रेस एस, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, एनर्जी डेंसिटी वाला जो केस हम लोग स्टडी करते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कह रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए तो एक डायरेक्ट आपका है रिलेशन हाफ, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां से देख लीजिए, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का, ठीक है, ये होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो यहां पे स्ट्रेस को किससे डिनोट करने को बोला गया है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस इज एस, ठीक है, स्ट्रेचिंग स्ट्रेस आपका क्या है, एस है, ठीक। और यहां पे इसने बोल दिया यंग्स मॉड्यूलस जो है वो गामा। अब यंग्स मॉड्यूलस दिख तो नहीं रहा आपको, ठीक है, बट अभी दिख जाएगा। कैसे? क्योंकि जो आपका गामा होता है ना, गामा क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के हिसाब से, राइट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, केवल स्ट्रेस लिख देता हूँ, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे स्ट्रेन बोला गया है तो स्ट्रेन की प्लेस पर क्या आएगा, स्ट्रेन हो जाएगा यहाँ से स्ट्रेस अपॉन में गामा। यहाँ पे स्ट्रेन पूछा गया तो स्ट्रेन को इधर भेजो, गामा नीचे आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन गामा। स्ट्रेस को किससे डिनोट करने को कहा गया है, एस से, और गामा के लिए तो है ही गामा, ठीक है, ये चीज, ठीक। स्ट्रेन की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, स्ट्रेस अपॉन गामा, और स्ट्रेस को डिनोट किससे करने को कहा गया है, एस से। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, एस की पावर 2 अपॉन में 2 गामा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से इसमें भी एज सच इतना कुछ टफ नहीं है, ठीक है ना। बस ये रिलेशन अगर ध्यान है तो बड़े आराम से निकाल लोगे। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ स्टील केबल विद अ रेडियस 2 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट at a sky area, okay, if the maximum stress is not to exceed 10 to the power 8 Newton per meter square, the maximum load of the cable can support। अच्छा, बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस वाला जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोल रखा है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक।
तो मैं अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर का, जो कि हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है ना। मीटर में रखना पड़ेगा इसको क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज नॉट एक्सीड 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर द मैक्सिमम लोड ऑफ द केबल। मैक्सिमम लोड पूछा है और मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, सिग्मा मैक्स है यहाँ पे 10⁸ ठीक। तो स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। यहाँ मैक्स के हिसाब से तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लोड लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स लोड, ठीक है ना, मैक्स लोड ऐसा कुछ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, अपॉन में एरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें मैक्सिमम लोड फाइंड करना है तो सिग्मा मैक्स इंटू एरिया करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड यहाँ पे कितना निकलेगा, मैक्सिमम लोड इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स इंटू एरिया। एरिया कितना होता है πr², ओके। तो ये कितना होगा, सिग्मा मैक्स आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 10⁸, और एरिया के लिए πr², r कितना है यहाँ पे 2 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर दोगे तो 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो गया यहाँ से 4π × 10⁸ है और यहाँ -4 है तो 10⁻⁴, 4π 10⁻⁴, ठीक है ना। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड वाला। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, ठीक। आगे चलते हैं फटाफट से। हाँ, ये क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ अ लूप। अच्छा, एक्सटेंशन वर्सेस लोड, ओके। तो बेसिकली वही हुक्स लॉ वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आपको देख के मालूम पड़ गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में होता है, ये है ये वाला ग्राफ, ठीक है ना, पढ़ रखा होगा आप लोगों ने अच्छे से। ये वाला मुझे पूरी उम्मीद है ज़्यादातर बच्चों ने एकदम सही किया होगा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन हुक्स लॉ, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो कर्व है ये, हाँ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक। चलो, हाँ, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन फॉर इलास्टोमर्स। अच्छा, इलास्टोमर बेसिकली वही पॉलीमर की कैटेगरी, एक काइंड ऑफ रबर है ना। तो जैसे रबर को आप अगर स्ट्रेच करोगे ना, थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे रबर को, तो क्या होगा, हल्का स्ट्रेच करोगे तो आराम से इजीली स्ट्रेच हो जाएगा, है ना। हल्का सा अगर ऐसे भी खींचोगे तो खिंच जाएगा, और ज़्यादा खींचोगे तो एक टाइम के बाद उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, उसकी जो चेन्स हैं वो अलाइन कर जाएंगी, ठीक। तो उस चक्कर में क्या होगा, स्ट्रेस एकदम रैपिड हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, कम में भी आपका जो है रबड़ जो है स्ट्रेच हो गया था, फिर उसके बाद एकदम से आपने थोड़ा और ज़्यादा खींच दिया तो एक अपनी वो क्या है ना रिस्ट्रिक्शन वाली स्टेट पर आ जाएगा, और उस समय में क्या होगा ना, स्ट्रेस आपका रैपिड होगा। तो पहले वाले केस में क्या है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम था, है ना, पहले वाले में स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और फिर उसके बाद एकदम से रैपिड हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है। तीसरे वाले में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पहले तो थोड़ा कम है और उसके बाद जो है एकदम से रैपिड हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला थर्ड वाला आपका करेक्ट होगा, ठीक, थर्ड वाला जो है उसका करेक्ट होगा, ठीक। आगे चलता हूं मैं। हाँ, एनसीईआरटी में दे भी रखा है ऐसी टाइप का। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, अ स्टोन ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ l, द डायमीटर ऑफ द वायर इज d एंड इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली। अच्छा, एक स्टोन है जिसको बांधा गया है, ठीक है, सस्पेंड कर दिया वर्टिकली। द स्टोन इज नाउ रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, रोटेट भी कर रहा है, ओके। तो ये एक स्टोन है, तो ये अगर रोटेट कर रहा है तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। ये क्योंकि रोटेट कर रहा है, ये आपका स्टोन है और रोटेट कर रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से चक्कर काट रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से चक्कर काट रहा होगा, ठीक। तो ये अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, है ना, ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको केवल इस वाले से मतलब है, क्यों मतलब है वो भी देख लीजिएगा। ये एंगल आपका थीटा है तो इधर का भी ये भी आपका थीटा होगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के अलोंग अगर आप देखेंगे तो टेंशन अप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, राइट। ये वाला क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, ठीक है ना। और अगर आप इसके लिए देखेंगे स्टोन के लिए तो नीचे एक mg भी होगा, ठीक है, एक mg भी लगेगा नीचे स्टोन का, ठीक है ना, mg हो गया।
तो अगर मैं यहां से अपना क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर इज गामा देन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर बोला गया है। ओके, तो इसका मतलब अगेन अगर गामा का जिक्र हो रहा है तो हम गामा का फॉर्मूला यूज करें। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रही थी तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गामा इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, यही होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया, इंक्रीज इन द लेंथ, यानी कि इंक्रीमेंट चेंज कह रहा है तो डेल्टा एल हमें निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एल कितना है यहाँ पे, कितना होगा, एफ एल अपॉन में ए गामा, ठीक है, एफ एल अपॉन में ए गामा, ठीक है, ये होगा हमारा डेल्टा एल। तो अगर मैं यहाँ पे अगर पुट करना चाहूँ एफ की, अगर मैं बात करूँ एफ कितना होगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन, तो यहाँ पे इसको जरा रिप्लेस कर दो, टी एल अपॉन में ए गामा, ओके, टी एल अपॉन में ए गामा। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा टेंशन आपका, क्योंकि टेंशन काम कर रहा है ना, टी कॉस थीटा वगैरह आ गया है यहाँ पे, ये सब टेंशन वगैरह के टर्म्स आ गए, तो कितना होगा, टी एल अपॉन में ए गामा है, टी एल अपॉन में ए गामा। तो टेंशन यहाँ पे निकालनी है अगर आपको, तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, यहाँ पे टी कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है, तो टी कितना निकल के आएगा यहाँ से, एम जी अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, यहां से आपकी टेंशन आ गई एम जी अपॉन कॉस थीटा। जरा यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए टी की प्लेस पर, एम जी अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। एरिया की अगर आप बात करोगे, एरिया के लिए तो यहाँ पे डायामीटर दे रखी है वायर की डी, तो यहाँ पे कितना मैं कर सकता हूँ उसको, पाई, क्योंकि यहाँ पे रेडियस के हिसाब से देखते तो डायामीटर बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और गामा की अगर आप बात करोगे, गामा की, तो गामा के लिए एज सच कुछ दिया नहीं है, बस बोल दिया गामा ही है, तो गामा ही रख दीजिए इसको। तो ये कितना होगा, एम जी अपॉन में कॉस थीटा, है ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 गामा, ठीक है। इस 4 को जरा ऊपर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 एम जी कॉस थीटा पाई डी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से हमने एल को गायब कर दिया, एल भी तो इसमें साथ में है ना, एल भी साथ में चलेगा, तो कितना होगा यहाँ पे, एल भी यहाँ पे जोड़ दो जरा, ठीक है। तो 4 एम जी एल कॉस थीटा पाई डी स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पाई डी स्क्वायर, और गामा भी तो है, हाँ, ठीक है ना। तो 4 एम जी एल कॉस थीटा पाई डी स्क्वायर गामा, 4 एम जी एल पाई डी स्क्वायर कॉस थीटा गामा, ठीक है, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। चलो आगे, हाँ, नेक्स्ट, इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ लेंथ, अच्छा, लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स शोन इन द फिगर आर पी क्यू आर, ठीक है। तो आपसे क्या बोल रहा है, देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी, ठीक है। तो देख लीजिए जरा इस क्वेश्चन को भी, देख लीजिए जरा, ठीक है ना, देख लेते हैं इसको। क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है डायमीटर लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूली ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर्स आर शोन इन द फिगर पी क्यू आर। तो रेशियो किस किस का है, डायमीटर का, स्टील और ब्रास के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ds अपॉन में db है, मतलब डायमीटर ऑफ स्टील अपॉन डायमीटर ऑफ ब्रास आपको कितना दे रखा है, p, ठीक। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेंथ का रेशियो क्या दे रखा है आपको, q का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ ब्रास, ये हो गया q। और तीसरा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे क्या रखा है तीसरा, कि यंग्स मॉड्यूलस जो है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ब्रास, ये क्या दे रखा है आपको, r। कुछ इस तरीके की कहानी है ना। जो आपका स्टील का जो डायमीटर है और ब्रास का जो रेशियो है, मतलब इनके जो डायमीटर का रेशियो है वो आपको p दे रखा है, लेंथ का रेशियो जो है वो q दे रखा है, और यंग्स मॉड्यूलस का जो रेशियो है वो आपको r दे रखा है, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है ये, देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी, ठीक है ना। लेंथ के रिस्पेक्ट में हमें देखना है डेल्टा एल, ठीक है। तो देख लिए जरा इसको, देख लें जरा, ये रेशियोज हमने यहाँ पे लिख दिए पी क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो गामा का फॉर्मूला यूज करें, एफ एल अपॉन में ए डेल्टा एल, ठीक है ना, ए डेल्टा एल, ठीक। अब एक बार स्टील के लिए और एक बार ब्रास के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप स्टील अपॉन ब्रास करना चाहोगे, यहां से गामा एस अपॉन में गामा
ऑफ ब्रास। ठीक है, फिलहाल क्योंकि हमें डेल्टा एल चाहिए तो हम डेल्टा एल के रिस्पेक्ट में इसको लिख लेते हैं, इसको हम डेल्टा एल के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं ज़रा। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डेल्टा एल के लिए चाहिए। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ ब्रास। ठीक है ना, तो गामा इसकी प्लेस पर आ जाएगा, तो कितना होगा ये, एफ ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील अपॉन में एरिया ऑफ स्टील और गामा ऑफ स्टील। ठीक, इनटू, क्योंकि अपॉन में इसके जाएगा तो ये पलट जाएगा ऊपर जाके, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ब्रास, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ ब्रास अपॉन में ये क्या आएगा, फोर्स ऑफ ब्रास इनटू लेंथ ऑफ ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास। ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, पहले मेरे ख्याल से यहां तक कोई इशू नहीं हुआ होगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे अब जरा फोर्स वाले एक तरफ कर लीजिए, लेंथ वाले एक तरफ, एरिया एक तरफ और गामा एक तरफ। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं अगर, तो फोर्स ये एफ एस, ठीक है, फोर्स ऑफ स्टील अपॉन फोर्स ऑफ ब्रास, ठीक है, ये एक तरफ इनटू लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ ब्रास, ये लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ ब्रास। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ब्रास ऊपर होगा इस बार अपॉन में एरिया ऑफ स्टील, और फिर लास्ट में क्या बच रहा है, गामा, गामा ऑफ ब्रास और गामा ऑफ स्टील। ठीक है ना, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर ये हाईलाइट हो जाए तो अच्छा है, गामा ऑफ ब्रास अपॉन में गामा ऑफ स्टील। कुछ इस तरीके से हम इसका कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं, गामा ऑफ ब्रास अपॉन गामा ऑफ स्टील। ठीक, अब जरा इसको देख लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, एफ एस अपॉन एफ बी। देखो अब यहाँ पे फोर्स की अगर आप बात करोगे तो वही स्ट्रिंग वाली चीज है, 2 मीटर, ये सॉरी 2m दे रखा है यहाँ पे, और ये कितना दे रखा है, 3m। ठीक है, मास के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना है 2m और ये है 3m, तो इनका हमें क्या करना होगा, टेंशन देखना पड़ेगा। ठीक है ना, वही यहाँ पे फोर्स का काम कर रहा है, टेंशन देखना पड़ेगा। तो कितना आएगा यहाँ से, जरा देख लीजिए इसको, ये क्या है, ये क्या होगा 3mg। फिलहाल अगर आपको टेंशन डायरेक्ट निकालनी है स्टील के लिए तो क्या करेंगे, स्टील की निकालनी है ना, ऊपर स्टील की आपको रखनी पड़ेगी और नीचे ब्रास की, तो ब्रास की कितनी आएगी 3mg, और स्टील की अगर आप देखेंगे तो 2 + 3 5g। ठीक है ना, ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का, जैसे ये वाली टेंशन फाइंड करनी है तो इसके नीचे कितने वेट लगे हुए हैं, 2 और 3, 2 + 3 और g इसके साथ लगा दो, 2 + 3 5, 5g। यहाँ का कितना आ गया 5g, और नीचे का कितना होगा, यहाँ पे अगर इसके लिए निकाल रहे हो तो इसके नीचे एक ही ब्लॉक है तो इसका कितना आ जाएगा 3g। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग, ये 5g और ये 3g। फिलहाल m के फॉर्म में तो ऐसे ही रख दो यार, 5mg 3g, 5mg अपॉन में 3mg। ठीक है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, mg हट ही जाएगा वैसे भी। और ls और lb की अगर आप बात करोगे तो ls अपॉन lb कितना दे रखा है, q, ls अपॉन lb को q बोला गया है। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, AB अपॉन AS, तो AB अपॉन AS मतलब डायामीटर देखना पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, डायामीटर। ओके, तो एरिया कितना होगा, यहाँ से एरिया के लिए क्या करते हो, ब्रास और स्टील के लिए बोला गया है, फिलहाल हम स्टील और ब्रास के हिसाब से देख लेते हैं, स्टील और ब्रास के हिसाब से रखेंगे तो ये ds² अपॉन में db का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना, ds का स्क्वायर अपॉन db का स्क्वायर, जो कि कितना दे रखा है हमें, p के बराबर, लेकिन स्क्वायर के हिसाब से तो ये कितना होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन p का स्क्वायर होगा किसके लिए, डायमीटर ऑफ स्टील अपॉन डायमीटर ऑफ ब्रास के लिए p का स्क्वायर हो गया, पर हमसे तो यहाँ पे एरिया ऑफ ब्रास अपॉन स्टील बोली गई है, इसका उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन p²। ठीक है ना, ब्रास अपॉन स्टील के लिए कितना निकल के आएगा, 1 अपॉन में p², तो रख दीजिए जरा, यहाँ पे कितना आएगा 1 अपॉन में p², और लास्ट में गामा ऑफ ब्रास अपॉन गामा ऑफ स्टील। अगेन ये स्टील अपॉन ब्रास के हिसाब से r दिया हुआ है, तो ब्रास अपॉन स्टील कितना होगा, 1 अपॉन r। ठीक है, 1 अपॉन r, तो देख लो जरा कितना निकल के आ रहा है, 5/3 q अपॉन में p²r, 5/3, हाँ ये दिख रहा है मुझे, 5/3 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में, q अपॉन में p² इंटू r। ठीक है, सेकंड ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई एज सच बहुत इशू नहीं हुआ होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंडीशन वगैरह देखनी पड़ती है। ठीक है, चलो आगे, नेक्स्ट, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ एंड रेडियस r इज गामा, इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड टू l/2 एंड रेडियस इज r/2 देन द यंग्स मॉड्यूलस विल बी। देखो यार इजी क्वेश्चन है ये,
है ना। बस इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे यंग्स मॉड्यूलस जो है हमारा, वो किस पे डिपेंड करता है, क्या वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है क्या, कि लेंथ वगैरह अगर होगी तो क्या वो चेंज होगा, नहीं, ठीक है ना। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, लेंथ वगैरह हो या कोई भी डायमेंशन की आप बात करो तो उससे उसको एज सच कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप चाहे लेंथ को आधा कर दो चाहे जो कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले अगर गामा था तो अभी भी उतना ही रहेगा, कोई एज सच उसमें चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि उनकी डायमेंशंस पर, ठीक है। तो फिलहाल आपने लेंथ को कुछ भी किया उससे कोई मतलब नहीं, रेडियस से कोई मतलब नहीं, तो ये गामा ही रहेगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई एज सच आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या है, विद राइज इन टेम्परेचर द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है बेटा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये वाला लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना। गामा जो है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल करते हैं, ठीक है ना, डेल्टा एल अपॉन एल करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, गामा इक्वल्स टू होता है आपका एफ अपॉन ए एल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना, एल्फा डेल्टा टी के हिसाब से, ठीक, अल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या है, जैसे जैसे आप देख रहे हो, अगर आप गामा को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, लेकिन अगर जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गामा जो है आपका रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के लिए पूछा गया ना, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें तो गामा पे क्या फर्क पड़ेगा, गामा आपका घटने लगेगा, ठीक है। तो डिक्रीजेस विल बी द करेक्ट आंसर। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सोल्यूशन इज नियरली। अच्छा, तो यार सबसे पहली चीज, सोप बबल के लिए कह रहा है, ये सोप बबल है तो उसमें दो इंटरफेस होती हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, टेंशन अब दो है ना, तो दो सरफेस के हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 8 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 रख देते हैं जरा। टेंशन यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.03, ठीक है। तो 0.03 इसको 3/100 कर लो, ठीक है, इंटू 8 इंटू 22/7 इंटू कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर -4, है ना। काफ़ी बड़ा सा गंदा सा इक्वेशन है ना, जो भी हमारा ये निकल के आया, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व करिएगा ज़रा, 301 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, जिसमें डेसिमल को अगर आप शिफ्ट करोगे तो एक्चुअल आंसर जो आपका निकल के आएगा दैट विल बी 3.01 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ठीक है। बस कैलकुलेशन का काम है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, करके देख लीजिएगा 3.01, बस थोड़ा डेसिमल वगैरह को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से निकल कर आएगा, रख के देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विद टेम्परेचर ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंज, ठीक है। स्मॉल टेम्परेचर रेंज की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको एक अगर इक्वेशन पता है सरफेस टेंशन की, जो कि होती है एस इज इक्वल्स टू एस नॉट 1 माइनस एल्फा टी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को वहां पे इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया लेकिन 1 माइनस एल्फा टी है, तो ओवरऑल टर्म तो डिक्रीज कर जाएगी। जब ओवरऑल टर्म आपकी डिक्रीज कर गई तो सरफेस टेंशन भी वहां पे आपका घट जाएगा लीनियरली, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है, हाँ ये वाला लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलो, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यंग्स मॉड्यूलाई ऑफ टू वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4। वायर ए इज 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज रेडियस आर। अच्छा, तो वायर बी इज 1.5 मीटर लॉन्ग और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ फॉर अ गिवन लोड, देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। तो लेंथ के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें इसको, चेंज इन लेंथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एफ एल अपॉन में ए गामा, ठीक है। तो ए और बी के लिए अगर आप देख रहे हो, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा बी दैट विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन ए गामा, राइट। तो एफ से तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, ए पे और गामा के हिसाब से, ठीक है ना। तो एरिया में तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, मतलब आर की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू
एल अपॉन में आर स्क्वायर गामा। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा और सही से अगर लिख दूं तो ये कितना बन के आएगा, डेल्टा एल ए अपॉन में डेल्टा एल बी, ठीक है, डेल्टा एल ए अपॉन डेल्टा एल बी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर गामा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एल ए अपॉन एल बी, एल ए अपॉन एल बी, ये हो जाएगा आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर इंटू गामा बी अपॉन में गामा ए, ठीक है ना, ऊपर जाके पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, अगर आप इसके लिए बात कर रहे हो चेंज इन लेंथ के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वायर स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ, तो इधर तो मैं 1 कर देता हूँ इसको, ये 1 हो जाएगा। तो एल ए अपॉन एल बी की बात करोगे तो ए के लिए 2 मीटर है, इसके लिए नीचे बी के लिए 1.5 है, ठीक है ना। आर बी के लिए अगर आप बात करोगे, आर बी के लिए तो कितना है 2 mm के हिसाब से, तो 2 और ये आर ए का स्क्वायर, ठीक। और गामा की अगर आप बात करेंगे तो ए और बी के लिए 7:4 है, तो बी ऊपर आ गया तो 4/7 हो गया, ठीक है ना। तो आर ए का अगर आप इधर देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा 2 × 4 अपॉन में 7 × 1.5, और ये 2 के हिसाब से इधर भी दे रखा है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये फर्दर अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे रूट वगैरह ले करके, तो ये आपको अंडर रूट का 3 कुछ, जब आप सॉल्विंग करेंगे 3 के आसपास कुछ आएगा, विच इज नथिंग बट 1.73 के आसपास, 1.7 mm विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ठीक है। तो एजर्शन तो आपका सही हो गया यहाँ से। फिर रीजन अगर देखोगे अगर आप, तो क्या दे रखा है, द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड। बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना। तो दोनों एजर्शन और रीजन आपके दोनों ही सही है। और रीजन जो है आपका एक्चुअल में अगर आप गौर करोगे तो यही एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, ठीक है ना। एजर्शन के लिए इलास्टिसिटी का जो की कंसेप्ट ही है वो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का, कि डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड ऑफ इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म होती है ना बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स के पीछे की, तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो एजर्शन और रीजन आपके दोनों ही सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, ओके। मेरे ख्याल से इसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ होगा। आगे, वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट मून, पोल्स ऑफ अर्थ, इक्वेटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ अर्थ। तो यार सबसे पहली चीज तो ये, अगर आपको ये रिलेशन पता है, ठीक है, जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है इसमें, ठीक है ना। अगर आप पोल की बात कर रहे हो, पोल के लिए अगर आप बात कर रहे हो, पोल्स के लिए, ठीक है ना, पोल्स के लिए अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसको अगर आप खिसका दोगे इस लैम्डा वाले टर्म को, है ना, इसको अगर आप शिफ्ट कर देंगे इधर की साइड, तो ये कितना होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 कितना होगा 0, हटा देंगे इसको तो कितना होगा, जी डैश जो है वो जी के बराबर आ गया, बिल्कुल, है ना। जी डैश जो है जी के बराबर आ गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जी डैश जो है आपका जी के बराबर हो गया, यानी कि जी जो होता है आपका दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेट, ठीक। तो ये बिल्कुल रिटेन हो गया, इसमें रोटेशन से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पोल पे तो पोल ही जो है हमारा, पोल पे हमारा जो है वेट जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके जी पे कोई एज सच यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल जैसा था एज इट इज हमें मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये कितना है हमारा 90 डिग्री पे, तो इतना पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, तो रोटेशन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये जी डैश जो है हमारा डायरेक्ट जी के बराबर हो गया, और जी जो है आपका प्रोपोर्शनल टू वेट है, इसका मतलब वेट जो मैक्सिमम है हमारा पोल्स पर ही होगा। अगर यहीं पे आप इक्वेटर की बात करोगे तो इक्वेटर में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वहां पे तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा इक्वेटर पे, भाई ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर पे तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें 10 और यहाँ पे कुछ वैल्यू रख दें,
तो अगर आप 10 में से कुछ घटा रहे हो, 10-1 कर दो, जैसे 10-2 कर दो, 10-3 कर दो, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका जी डैश घटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जी डैश कम हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एज इट इज जी के बराबर है, तो वेट आपका मैक्सिमम जो है पोल्स पर ही होगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या दे रखा है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स इफ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम। यानी कि यहाँ पे आपको न्यू टाइम पीरियड फाइंड करना है। बेसिकली केपलर्स का थर्ड लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो जो कि होता है t की पावर 2 प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, ठीक है ना। तो न्यू टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब t1/t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1/r2 की पावर 3, ठीक है। क्या क्या दे रखा है देख लीजिए जरा। t1 5 आवर्स और r1 कितना दे रखा है, यहाँ पे बोला गया इंक्रीज टू 4 टाइम्स सेपरेशन, है ना। तो ये हो गई 4 टाइम्स 4 आर। अगर ये 4 आर है तो उसका मतलब इनिशियली आर रही होगी, तभी उसका 4 गुना 4 आर कर दिया गया, ठीक है ना, प्रीवियस वैल्यू के। तो यहाँ से आपको t2 फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर, और ये पूरा इधर जाएगा, ठीक है ना। r2 ऊपर आ जाएगा आपकी, और अपॉन में r1 की पावर 3, ठीक है ना, r2/r1 की पावर 3। जरा पुट कर दीजिए जल्दी जल्दी, इसमें क्या आएगा, t2 का स्क्वायर, t1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 इंटू r2 कितना है यहाँ पे 4 है, r से r कैंसिल, तो ये 4/1 यानी 4 का क्यूब बोला गया, तो 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, यानी कि ये यहाँ से कितना आ जाएगा लगभग 1600 t2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट लोगे तो ये आपको कितना देगा, t2 कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आवर्स, ठीक है ना। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट वेरीज विद इट्स रेडियस t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, ठीक है। चलिए आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दे रखा है। बेस ऑफ केपलर सेकेंड लॉ, यानी कि जो लॉ ऑफ एरिया है आपका, वो क्या किस पर है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आई गेस आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। आगे चलिए, हाँ दे भी रखा है एनसीईआरटी में सामने सामने, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लिखा भी है द लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। तो ये आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, द हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम 1/16 इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका रेडियस r है, तो इसका क्या होगा हाइट के लिए, ठीक है ना, हाइट एट विच द वेट ऑफ अ बॉडी। तो हाइट वाला जब ये केस आता है ना, ये 1/16 करके, तो सरफेस ऑफ अर्थ के केस में हमें क्या करना है, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको उससे बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपको शायद पता भी होगी। a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन जब सरफेस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो ये होता है g/n, ठीक है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे 1/16 से, तो ये कितना होगा 1/16 से, तो n की वैल्यू यहाँ पे आएगी 16, ठीक है ना। ये और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इसी पर बेस्ड, आप देख लीजिएगा, सब में ये ट्रिक आपकी काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ट्रिक के हिसाब से √n-1 इंटू r करना होता है, ठीक है ना, इस ट्रिक में। तो ये कितना होगा, अंडर रूट का 16 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 4-1 इंटू r, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के 3r, ठीक है। 3r विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। देन क्वेश्चन 22 की अगर हम बात करें, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वाटर इज सिग्मा, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन अ मास ऑफ m ऑफ आइस मेल्ट्स, ठीक है ना। तो देख लेते हैं जरा इसको भी, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ आइस अगर आपको दे रखी है रो, ठीक है, आइस की डेंसिटी कितनी दे रखी है रो, और आपको कितनी दे रखी है डेंसिटी पानी की, वाटर की कितनी दे रखी है आपको सिग्मा, ओके। तो व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम बोला गया। अच्छा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम,
है ना, तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, मास बाय डेंसिटी। तो अगर इसके लिए अगर आप वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है ना, आइस के लिए, तो ये कितना होगा, मास बाय डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक। और इसके लिए अगर आप निकालोगे पानी के लिए, तो ये कितना आएगा, मास अपॉन सिग्मा, राइट, यही आएगा, मास अपॉन डेंसिटी इसके लिए, और ये m अपॉन सिग्मा के फॉर्म में। तो आपसे क्या बोला, डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो आइस में से H2O वाली घटा दो जरा, डिक्रीज बोला गया है, आइस ऑन V ऑफ H2O, तो कितना होगा, m अपॉन रो माइनस m अपॉन सिग्मा, तो ये m कॉमन हो गया, तो ये कितना हो रहा है, 1 अपॉन रो माइनस 1 अपॉन सिग्मा। है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ थर्ड वाला, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे, हाँ ये क्या दे रखा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। अच्छा ये क्यूबिकल ब्लॉक है, हाफ वॉल्यूम इसमें इमर्स्ड है, हाफ ऑफ वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम V था, तो अगर आप बात करोगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है इसमें, डिस्प्लेस मतलब जो अंदर की तरफ है ये वाला इमर्स्ड, तो ये V/2, टोटल वॉल्यूम V थी तो उसका V/2 कर दिया, ठीक है, हाफ वॉल्यूम। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इन द लिक्विड व्हेन द होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, ठीक है, G/3 से, G/3 से ये ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट कर रहा है पूरा सिस्टम, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन द लिक्विड विल बी, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इन द क्या लिखा है, लिक्विड विल बी। तो जरा देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं जरा इसको। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, ठीक है ना, यहाँ गौर करोगे तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे नीचे इसका एक mg होगा पहले, तो सबसे पहली चीज है ना, और ऊपर की ओर यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड के रिस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो एक होगा यहाँ पे फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक। तो B जो है mg को बैलेंस करेगा, वो तो एक अलग चीज हो गई, चलो ठीक। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं इसमें लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो यहां से कितना होगा, V रो G यहां से, ठीक है ना, V रो G, यानी कि वॉल्यूम के लिए अगर हम देखें तो VD, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G करेंगे, बराबर किसके होगा, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, पूरे का जो वॉल्यूम होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है, ठीक है, बॉडी इनटू G, ठीक। यहां से अगर आप गौर करेंगे तो G से G कैंसिल हो रहा है दोस्त, ठीक है ना, G से G कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे, VD रो L, VD कितना है यहाँ पे, रो L, और ये है V रो B, ठीक है ना, बॉडी अपॉन में रो L कर दीजिए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना, कितना होगा वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है ना, डेंसिटी के हिसाब से, ठीक। तो अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो G/3 है, उससे कोई एज सच खास इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है ना, डिस्प्लेस वॉल्यूम को, ठीक है। तो पहले अगर ये हाफ था तो ये अभी भी हाफ ही रहेगा, इसमें G/3 से कोई एज सच इफेक्ट नहीं क्रिएट हुआ, राइट। तो यहाँ से मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 1/2, ठीक है, हाफ इमर्स था तो उसमें हमारा G/3 ने कोई अलग से कोई रोल नहीं प्ले किया, ठीक है, तो अभी भी हाफ ही रहेगा। क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। हाँ ये क्या दे रखा है, एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड बोल रहा है, राइट। तो ये देखेंगे अगर आप, V1 है 3 मीटर पर सेकंड, अगर आपको दिख रहा है डायग्राम, अगर आपको डायग्राम दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ फिर भी, V1 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड, और एरिया इसकी A दे रखी है, V2 इक्वल्स टू कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड, और एरिया अगेन A है, और इधर कितनी है आपकी, V दे रखी है और 1.5 A। इजी है यार, कर लो जरा, इसको भी कर लो जरा कंटिन्यूटी के हिसाब से, तो कितना होगा, A इंटू 3 A1 V1 है ना, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको लिख के बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, A1 V1, ठीक है, और ये कितना होगा A2 V2, इसको मान लो A2 और इसको A2 V2, और ये हो जाएगा प्लस का A3 V3, ठीक है, वही है यार, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग के बराबर है ना। तो इनकमिंग कितना है, A इंटू V1 कितना है 3, A2 कितना है दोस्त A, V2 है 1.5 प्लस A3 कितना है यहाँ पे, A3 कितना है 1.5 A, और V3 कितना है आपका V, ठीक। जरा देखोगे ये आ जाएगा 3A, और ये कितना है 1.5 A कॉमन ले लें, अगर आप 1.5 A कॉमन लेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस
v, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1.5 को नीचे भेजोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे 30 आएगा, 30/15 मतलब 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी। तो v यहाँ से कितना निकल के आएगा, v आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, सबसे इजी क्वेश्चन पूरे पेपर का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग इन वाटर। अच्छा, वाटर के सरफेस को जब स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, है ना, क्योंकि ये बोल रहा है फॉल्स फ्रीली, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट में 2gh, जो कि आप लोगों ने कैच कर लिया होगा पहली नजर में। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज इवन ऑन एंटरिंग इन वाटर इफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नीटा, द वैल्यू ऑफ h इज गिवन बाय। अच्छा, विस्कोसिटी वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी अपना रोल प्ले करेगी, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्या होगा, यहाँ से 2/9 होती है बेसिकली। अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रख लेना, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हम देख रहे हैं 2/9 r², ठीक है। अब क्योंकि लिक्विड के रिस्पेक्ट में है तो ये हो जाएगा ρ-1 के हिसाब से, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है इसको, ρ-1 के हिसाब से अपॉन में यहाँ पे नीटा इंटू जी, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ रहता है। तो अगर आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे, यहाँ पे दोनों को ज़रा इक्वेट कर दो, √2gh, क्योंकि आपको h निकालना है तो हम इक्वेट कर देते हैं ज़रा, 2/9 r⁻², अपॉन में नीटा, और ये हो जाएगा ρ-1g, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिए, दोनों की स्क्वायरिंग कर दें, अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे अगर, ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 2gh इज इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 81, और ये हो जाएगा r⁻4, और ये कितना होगा नीचे, नीटा स्क्वायर, है ना, ρ-1 का स्क्वायर इंटू g⁻², ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, gh इक्वल्स टू 2/81 r⁻4, ठीक है ना, और एक g से ये g भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से, भाई यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, मेरे को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो h बराबर यहाँ से कितना होगा, क्योंकि g से एक g यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2/81 r⁻4, है ना, नीटा का स्क्वायर, ठीक है, ρ-1 का स्क्वायर इंटू जी। है कोई ऐसा ऑप्शन, 2/81 r⁻4, अच्छा, ρ-1 अपॉन नीटा का स्क्वायर, हाँ ठीक है, इंटू जी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे बेटा, ध्यान देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अ लिक्विड फ्लोज इन अ ट्यूब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन द फिगर, A1 and A2 आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ स्पीड ये बताना है। बड़ा सिंपल से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दीजिए, AB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और V1 अपॉन V2 बराबर यहाँ से A2 अपॉन A1 आ जाएगा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बेटा, दूसरा पार्ट एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने यहाँ लगा दिया है, जो कि आप इस पेज नंबर पर जाकर के एनसीईआरटी के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h, एक टैंक के इसमें h हाइट तक पानी भरा हुआ है, और सरफेस से d हाइट नीचे जा करके यहाँ पर एक होल कर दिया और पानी नीचे गिर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सरफेस से अगर d हाइट नीचे जा करके, अगर सरफेस से, बच्चा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सरफेस से d हाइट नीचे जा करके अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2g इंटू डी होता है, ठीक है। और इस फ्लूइड को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो लगा समय होता है बेटा, वो अगर निकालना है तो हमें ये हाइट चाहिए होगी, जो कि h माइनस डी के बराबर है, h माइनस डी डिवाइड बाई जी करना पड़ेगा, और x मतलब डिस्टेंस निकालना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम लेना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा यहाँ पर जो है वो 2gd है, और टाइम यहाँ पर जो है आपका h माइनस का d अपॉन g है, g से g कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d, h माइनस का d। बिल्कुल टॉरसल लॉ पर दिया हुआ क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट इसका सही आंसर बैठ जाएगा, जो कि आप टॉरसल लॉ पे देख सकते हैं, जो कि इस पेज नंबर पर आपको बेसिकली दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक यूट्यूब पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे।
ये हमारा यूट्यूब है जिसके इस सेक्शन पर ऑयल भरा हुआ है और यहाँ वाले सेक्शन पर वाटर भरा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है 65 मिलकर के 130 है, ये हाइट 10 है, और फिर ये पूरी हाइट अगर मैं बोलूंगा तो मैं 140 बोल दूंगा। अब अगर आपको यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन का यूज करके ऑयल की डेंसिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। जिसे समझाने के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से जो है अगर आप यहाँ पर ध्यान से समझें तो क्वेश्चन में आपको जो है एक YouTube दिया गया है, और इस YouTube की खास बात यह है कि इसमें एक साइड पर ऑयल भरा हुआ है और दूसरी साइड का अगर हम बात करें तो वाटर भर दिया गया है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है क्वेश्चन में 10 mm दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है 65 करके दिया गया था, तो 130 mm में डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसका मतलब वाटर का जो लेवल है एक फिक्स से देखेंगे तो 130 है, तो ये जो लेवल होगा वो 140 mm हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो प्रेशर वेरिएशन को बैलेंस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर को बैलेंस कर लेते हैं। ए पॉइंट पर प्रेशर अगर निकालना है, क्योंकि ये ऊपर ओपन है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? पी नॉट प्लस रो किसका? ऑयल वाले का, जी इंटू एच यहाँ पर कितना है 140 mm, मतलब 10 की पावर माइनस का 3। अब पी भी लिखोगे तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पी नॉट प्लस रो वाटर वाले का इंटू जी इंटू 130 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। सिंपल सा बेटा, पी नॉट से पी नॉट जो है आपका, पी नॉट से पी नॉट आपका कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? रो ऑयल इंटू 140, और यहाँ देखेंगे तो रो वाटर इंटू 130, क्योंकि 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 भी कैंसिल हो गया। अब अगर आपको नो ऑयल चाहिए तो वाटर का होता है 1000, ये हो गया 130, ये हो गया 140। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में 928 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 928 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, और आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रेशर वेरिएशन पर है, जो कि आप एनसीईआरटी के इस पेज पर जाकर के बड़ी आराम से देख सकते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड है, इसकी डेंसिटी एक जो दी गई है आपको क्वेश्चन में वो रो दी गई है, और दूसरी जो दी गई है वो n इंटू रो दिया गया है। n की वैल्यू रो से ज्यादा है, मतलब एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर हो सकता है। आर पुट इन कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l and density d is put in the container. The cylinder floats with its axis vertical and length यहाँ पर क्या है? pl है। In the denser liquid density of the d यहाँ पर क्या होगा? चलिए इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, एक काम कर लेते हैं, मैं कंटेनर बना लेता हूँ ताकि हम इसे इजीली समझा सकें। देखिए ध्यान से कि जैसे ये मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में दो तरीके के लिक्विड भरे हुए हैं भैया। कितने तरीके के बोले भैया? दो तरीके के लिक्विड भरे हुए हैं। एक की डेंसिटी मान लीजिए रो है, तो दूसरी की डेंसिटी n रो हो जाएगी। अब अगर आप यहां से मैं आपसे ये कह दूं कि भैया हमारे पास ये दो लिक्विड हैं, ठीक है, दोनों सेम हाइट तक भरे हैं, मतलब अगर ये हाइट h है तो बेटा ये भी हाइट क्या होगी? h होगी। इसकी डेंसिटी रो है, इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो रो है, और इसकी डेंसिटी n इंटू रो है। यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का थोड़ा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। और एक सिलेंडर जिसके एरिया मान लीजिए a है और लेंथ l है, डिप किया गया, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डेंसर वाले में जो डिप किया है वो p इंटू एल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो डिप करेगा वो l माइनस का p इंटू एल होगा। l कॉमन ले ले तो 1 माइनस का p हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? l कॉमन ले ले तो 1 माइनस का यहाँ पर p हो जाएगा। ठीक, अब वो ध्यान से देखिए कि अगर हमें ये पता करना है कि यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या है, तो सिंपल सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगा दीजिए। दैट इज क्या कि आप वेट जो है, वेट ऑफ सॉलिड को जो है बैलेंस कीजिए किससे? अपथ्रेस फोर्स से। अपथ्रेस फोर्स से बैलेंस कर दीजिए। अब वेट कैसे लिखोगे सॉलिड का? तो भैया वेट होता है मास इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी, m इंटू जी होता है उसका वेट, और मास को कैसे लिखोगे? डेंसिटी लेनी पड़ेगी आपको सॉलिड की, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी इंटू वॉल्यूम अगर लोगे तो a इंटू एल हो जाएगा। ले भाई ये हो गया वेट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। और डेंसिटी क्वेश्चन में इसकी d दी गई है, d की वैल्यू में यहाँ पर पता करनी है। अपथ्रेस फोर्स क्या होता है बेटा? अपथ्रेस फोर्स क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपथ्रेस फोर्स निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ता है? डेंसिटी लिक्विड की लेनी पड़ती है,
मल्टीप्लाई जी, और मल्टीप्लाई हमें वो वॉल्यूम लेना पड़ता है जो इमर्स्ड होता है। अब चूंकि यहाँ पर 2 लिक्विड है तो 2 अपथरस फोर्स यहाँ पर शो करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं ऊपर वाला अपथरस फोर्स लिखता हूँ तो ऊपर वाले की डेंसिटी यहाँ पर रो है, मल्टीप्लाई बाय जी, वॉल्यूम लिखोगे तो एरिया इंटू लेंथ, लेंथ यहाँ पर कितनी है, एल कॉमन लेने के बाद 1 माइनस का पी है बेटा, ठीक है, प्लस नीचे वाले की डेंसिटी लिखोगे तो एन इंटू रो इंटू जी इंटू ए इंटू पी इंटू एल, ये कुछ हो जाएगा, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये डेंसिटी डी है, ये जी ए एल हो गया। यहां से देखें तो हम लोग फिर से रो जी ए एल कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 1 माइनस का पी, और यहां से देखें तो एन इंटू पी बचेगा, ठीक है। ए जी एल कैंसिल हो गया तो डी बराबर जो आएगा वो रो ये हो गया 1। यहां से ध्यान से देखें तो पी कॉमन ले ले तो एन माइनस का पी ऐसा कुछ बनेगा, और ये हो जाएगी आपकी डेंसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डी बराबर रो 1 प्लस एन माइनस का पी। तो ये किस ऑप्शन में है अगर आप देखें ध्यान से तो मेरे हिसाब से 1 प्लस, देखिए यहाँ क्या लिखा है, रो 1 प्लस एन माइनस का पी, रो 1 प्लस एन माइनस का पी इंटू रो, मतलब ये पार्ट आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर है जो कि एनटीए के सिलेबस में है, आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। द सिलेंड्रिकल ट्यूब यहाँ पर है ऑफ ए स्प्रे पंप हैज रेडियस आर। देखिए एक ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, यहां पर इसकी रेडियस आर है, और आगे जा करके बहुत सारे एन छेद कर दिए, एन होल कर दिए हैं, एन होल किए हुए हैं भैया, बहुत ध्यान समझना, और सभी की रेडियस आर है। यहां से निकलने वाली वेलोसिटी v है, तो इस होल से निकलने वाली वेलोसिटी हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है। बड़ा आराम से करेंगे क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सिंपल सा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, a1 v1 बराबर a2 v2। अब यहां पर एरिया अगर लिखेंगे तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी यहाँ पर v है। अगर मैं v2 की a2 की बात कर रहा हूं तो अगर एक छोटे से होल की एरिया लिखूंगा मैं तो पाई आर स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर n है तो n पाई आर स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। और अब आप यहाँ से v2 आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर v अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर n। तो कहां पर ये चीज लिखी हुई है ध्यान से देख लीजिए, आर स्क्वायर v अपॉन एन आर स्क्वायर, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के आधार पर ये क्वेश्चन है जो कि आप यहाँ पर इस पेज नंबर पर एनसीईआरटी के देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है r is the radius of the earth and omega is its angular velocity and gp is the value of g at pole, the effective of g at the latitude। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली बात पोल पर जो g होता है वो स्मॉल g के बराबर होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और किसी भी लैटिट्यूड पर अगर आप g निकाल रहे हैं तो वो g माइनस का r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, जो कि लैम्डा उसका लैटिट्यूड होता है, ये जनरल फार्मूला होता है। ये जो है जी का वेरिएशन दिखाता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेट होने की वजह से जी में जो वेरिएशन आता है ये इसका फार्मूला होता है। अब जी डैश की जगह हम लोग जीपी लिख सकते हैं, माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा क्योंकि एंगल क्वेश्चन में जो है वो 60 डिग्री बटा दिया गया है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, तो मेरे हिसाब से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। ये इसका सही आंसर बैठेगा। कौन सा पार्ट सही है, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब डेंसिटी जो है अर्थ की 1%, 1% मतलब g/100 हो गई है। क्या किस हाइट पर हो गई है, तो जी डैश का फॉर्मूला अगर मैं हाइट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा, g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर g अपॉन 100। g से g कैंसिल हो गया तो बेटा यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान देखिए, 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर इंटू 100, ये इधर जाएगा तो बचेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से 10, और अगर देखिए ध्यान से तो h अपॉन r बराबर आ जाएगा 9, तो h बराबर जो आ जाएगा 9 इंटू r आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही है, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर आप अर्थ की सरफेस से 9r हाइट ऊपर जाते हैं तो g में 1% जो g बचेगा वो सिर्फ 1% बचेगा, वो रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जो कि आप इस वेरिएशन पे जाके देख सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट, इस पेज नंबर पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैस एस्केप फ्रॉम द अर्थ प्लैनेट बिकॉज इट एक्वायर एन एस्केप वेलोसिटी। बच्चा ध्यान रखो, एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो √gm/r होता है, ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। क्या मास ऑफ प्लैनेट, हाँ लिखा तो है, इस पर डिपेंड करेगा। मास ऑफ प्लैनेट ऑफ पार्टिकल पर नहीं भैया, पार्टिकल डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर नहीं करता, रेडियस ऑफ प्लैनेट पर करता, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहला और चौथा एकदम सही है, पहला और चौथा इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एस्केप वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट आप एनसीईआरटी में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर एस्केप वेलोसिटी डिराइव की गई है। इस आर्टिकल पर जाकर देखिएगा, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है इस पेज नंबर पर, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास 1 kg लाई इन XY प्लेन, ठीक है। 3 मास है जो कि XY प्लेन पर है भैया। एक आपका ओरिजिन है 0,0, दूसरा जो है वो 0,2 पर है, 0,0.2 पर है, दूसरा जो है वो 0, मतलब y एक्सिस पर होगा 0, देखिए थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये जो है ये वाला पॉइंट 0,2,0 है, ये वाला 0,0.2 है, ठीक है। सभी पर 1 kg मास की बॉडी रखी गई है, यहाँ भी 1 kg 1 kg 1 kg, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर कितना है इस पर बताना है। तो ओरिजिन पर 2 लोग फोर्स लगा रहे होंगे, एक ओरिजिन से इसको इधर खींच रहा होगा और ये वाला बंदा इसको इधर खींच रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये F1 है और ये क्या है आपका F2। तो पहले हम F1 और F2 निकाल लेते हैं। अगर मैं F1 निकालता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखिए, कैपिटल G एक मास 1 kg है, दूसरा भी 1 kg है, डिवाइड बाय बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.2 है, जिसका भी स्क्वायर हम लोग करने वाले हैं। तो F1 G कितना होता है 6.67 × 10⁻⁻11 1, और ये करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। तो F1 अगर मैं लिखने वाला हूँ, सॉल्व करेंगे, अगर आप ध्यान से इसे सॉल्व कर लें तो ये से ये चला गया, तो 4 से सिर्फ करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 डेसिमल से डेसिमल चले गए हैं, तो यहाँ पर बचेगा 167 अप्रॉक्स में 2 और कम करें तो 1.67 × 10⁻⁻9 बचेगा, ठीक है। ये F1 आ रहा है जो कि I एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हमारा I कैप हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं F2 निकालूंगा तो वो वैल्यू लगभग देखो वही है, क्योंकि मास वही है, डिस्टेंस वही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी वैल्यू यही होगी। बट ये जो है आपकी वैल्यू, ये वैल्यू जो है बेटा, ये वैल्यू आपकी जो है वो जे कैप के अलॉन्ग हो गई, क्योंकि यहाँ पर साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वैल्यू जो है जे कैप के अलॉन्ग यहाँ पर होने वाली, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं एफ नेट निकालूंगा तो दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। दोनों को जोड़ोगे तो एक आई और एक जे है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन जो होगा वो 1.67 × 10⁻9 और ये हो जाएगा I + J। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? थर्ड पार्ट बेटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक इस पेज नंबर पर 130 131 ग्रेविटेशनल फोर्स पर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास m राइजेस टू हाइट h, r बराबर कितनी हाइट पर लेके गए हो बोलो भैया? r/5 फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर r इज द अर्थ इफ द g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना। सिंपल फार्मूला यार, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला होता है mgh/1 + h/r, सिंपल फार्मूला होता है। अब देखो ऑप्शन अगर आप सामने देखेंगे तो mgh के फॉर्म में, मतलब ऊपर वाले h को नहीं बिगाड़ना, सिर्फ नीचे वैल्यू पुट कर देनी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, तो mgh 1 + r/5, क्योंकि h बराबर यहाँ क्या है r/5 है, ये r से ये r कैंसिल, एलसीएम अगर ले लेंगे तो mgh प्लस देखेंगे यहाँ से 6/5, तो मेरे हिसाब से 5/6 mgh आ जाएगा, 5/6 mgh आ जाएगा। कौन सा पार्ट सही है? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी बहुत आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इस कॉन्सेप्ट पर जाके देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 134 और 135 पर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम 5 टाइम्स देन इट्स डेंसिटी चेंज टू कीप द वैल्यू ऑफ जी से। भैया एक बात बताओ, जी अगर डेंसिटी के फॉर्म में लिखोगे तो 4/3 पाई कैपिटल G रो इंटू R होता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि G को सेम रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है रो इंटू R क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये सेम रखना है
और ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, तो रो इंटू आर यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस को 5 गुना करो। भैया अगर इसे तुम 5 गुना करोगे, 5r करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये रो बाई 5 हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? 1/5 सिंपल है। क्या दिमाग लगाया देख लीजिए, रेडियस को 5 गुना करोगे तो डेंसिटी को 1/5 होना पड़ेगा, तभी जी इसका कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। चलिए ये जो है जी का वेरिएशन आप डेप्थ वाले केस में जाकर के देख सकते हैं। अगले केस में लोग देखेंगे, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस ऑन एक्स एक्सेस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर होना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनर्जी इन पर बताना है। ठीक, बहुत ध्यान समझना कि मान लीजिए ये आपकी एक्स वाई प्लेन है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पर ही यहाँ पर 1 kg मास की बॉडी 1 मीटर, फिर उसके बाद यहाँ से 2 मीटर पर, फिर देखें तो यहाँ से 4 मीटर पर एंड सो ऑन ऐसे रखा हो गया। कोई बात नहीं, ओरिजिन पर हमें पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल अगर हमें बताना है तो इंडिविजुअल सबका लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? माइनस का जी, मास कितना है 1, डिस्टेंस कितनी है 1, माइनस का जी, मास कितना है 1, डिस्टेंस कितनी होगी 2, माइनस का जी, मास कितना है 1, डिस्टेंस हो गई 4 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ से यहाँ देखें तो माइनस का जी कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें ये इनफाइनाइट तब तक है, ये एक जीपी है। क्या है बोलो भैया? जीपी। और अगर ये जीपी बनी है तो जीपी के फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फार्मूला जो जीपी का होता है, इसके एसएन को मैं बगल में लिख देता हूँ, दैट इज a/1 माइनस का r होता है, जहां पर a होता है पहला वाला टर्म क्योंकि क्वेश्चन में 1 दिया गया है, 1 माइनस का r होता है बेटा रेशियो। रेशियो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर रेशियो यूज कर लेंगे। माइनस का जी यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये हाफ बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2g आ जाएगा। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? सेकंड वर्ड बेटा एकदम सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का देखिए जो फार्मूला है वो आप यहाँ पर ही देखिए, ये फार्मूला यूज किया, v बराबर माइनस का जी m1 m2/r, जो कि आप एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पर जाके देख सकते हैं, दैट इज 135। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द रॉकेट फायर्ड विद अ स्पीड इक्वल टू 50% ऑफ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी गेन करेगा अगर हम एस्केप वेलोसिटी का 50% से भेजें। स्पेस वेलोसिटी 50% मतलब v/2, इतनी स्पीड से अगर आप भेज रहे हैं। चलिए v² बराबर क्या हो जाएगा? v²/4। सर ये क्यों निकाला? अगर आप अर्थ की सरफेस से v वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को भेजते हैं तो जो h गेन करता है बेटा, उसका फार्मूला अगर आपको याद रहे तो शायद आप क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको बिल्कुल एनर्जी थ्योरम वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगानी पड़ेगी, और अगर हमें यहाँ पर फार्मूला याद है तो हमारा काम बन सकता है। फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, v²/2g माइनस का v²/r, ये सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, v जो होता है, v क्या होता है? √2gr होता है। ठीक है, ये v होता है। अगर ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख दें तो v² जो आ जाएगा वो 2gr/4 मतलब gr/2 आ जाएगा v² की वैल्यू। देखिए बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में v बोला गया है कि इसके वेलोसिटी का 50% यूज किया गया है। 50% मतलब उसका आधा, जस्ट इमेजिन, v/2 हो जाएगा। v की वैल्यू √2gr होती है। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा है, v² इसलिए निकाला क्योंकि इस फार्मूले में v² की वैल्यू पुट करनी है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी है तो 2gr जो कैंसिल हो गया, gr/2 हो गया। अब आप ये वैल्यू उठा के यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो gr/2 है, ये 2g है। यहाँ पर बात करेंगे तो आई थिंक gr/2 और r यहाँ पर पहले से ही है तो r से r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर आ रहा है gr/2, नीचे देखेंगे एलसीएम तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3g हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, क्या हो जाएगा? r/3। क्या हो जाएगा? r/3। बेटा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? r/3। बड़ा ही एकदम लाजवाब ये फार्मूला है। अगर आप अर्थ के सरफेस से v वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी हाइट गेन करेगा बेटा, सिंपल फार्मूला याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, h बराबर v²/2g माइनस का v²/r। अब आपको v जो है हमेशा इसके वेलोसिटी के टर्म में दिया जाता है, उसी का इस्तेमाल करिए, वैल्यू पुट करिए, शॉर्टकट लगाइए, आगे बढ़िए, अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी जो है इसके वेलोसिटी से रिलेटेड ही है, उसी के आगे आप जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m मूव अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r। 2 पार्टिकल हैं जो एक सर्कल के अराउंड जो है वो मोशन कर रहे हैं। जैसे ये सर्कल है,
दो पार्टिकल हैं, एक m मास की बॉडी है, मान लीजिए दूसरी भी m मास की बॉडी है, दो पार्टिकल ऑफ ईच मास m और m रख दिया। रेडियस सर्किल की जो r है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच की जो डिस्टेंस टोटल हो जाएगी वो 2r हो जाएगी, क्योंकि रेडियस इसकी जो है सर्किल की वो r है। एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल, यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा अगर ये इसी के अबाउंड अगर राउंड सर्किल कर रहे हैं, बोला ना मूव अराउंड इन अ सर्किल, ये दोनों ऐसे से घूम रहे हैं, ये अगर ऐसे घूम रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात ऐसा तभी मुमकिन है जब इनके द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इनके बीच में लगने वाले टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m मूव अराउंड इन अ सर्किल, इस तरीके से रूप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल M इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई, बोलो भैया इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r, एक r से एक r कैंसिल, g एक m से एक m, gm अपॉन 4r, ये बन गया v स्क्वायर, तो v बराबर यहाँ पर क्या आने वाला है, अंडर रूट के अंदर gm अपॉन 4r, क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर gm अपॉन 4r, थर्ड पार्ट सही हो जाएगा इसका, अंडर रूट के अंदर gm अपॉन 4r। ध्यान रखिएगा अगर इनको सर्कुलर मोशन करना है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, दोनों को बैलेंस करके वेलोसिटी निकालो, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सिंपल से ग्रेविटेशन के फोर्स से लाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख समझेंगे इस चीज को। अ स्मॉल एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, जिसका मास यहाँ पर m है और रेडियस यहाँ पर क्या है, वो r है, देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द हॉलो पोर्शन क्या हो जाएगा। देखो पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि ये जो है भाई साहब ये एक कह सकते हैं a small area is removed from a uniform spherical shell है of mass m and radius r। अच्छा पहली बात तो ये शेल है, चलो भैया शेल रहने दो, ठीक है। इस शेल की जो रेडियस है वो r है, बहुत ध्यान समझना भैया, इस शेल की जो रेडियस है वो r है और इसका मास जो है m है। देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नियर द हॉलो पोर्शन क्या होगा। अच्छा निकाला कहां से, क्या देखो ध्यान समझना, स्मॉल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, तो भैया यहीं कहीं से तुम निकालोगे, तो मान लीजिए आपने यहाँ कहीं से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ कहीं से आपने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लिया, ठीक। अब इस पर बताना, तो अगर इस शेल पर थोड़ा सा निकाल रहे हो तो मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या क्या फील्ड लगेगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर होगी, पहले इस चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। चलो समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक स्मॉल सा पोर्शन यहाँ पर निकाल दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेगी, सबसे पहली चीज एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, अंदर की तरफ एक इधर लगेगी, और यहाँ पर बात करें एक एक्सटर्नल फील्ड, देखो किसकी वजह से फील्ड लग रही है, एक तो शेल की वजह से लग रही है, एक किसकी वजह से बेटा लग रही है, यहाँ पर अगर ध्यान देखा जाए तो बेटा एक जो है आपका शेल की वजह से एक फील्ड यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और ये जो तुमने पोर्शन इसको जो कट किया हुआ है, ध्यान समझना, एक खुद एक्सटर्नल फील्ड लग रही होगी, है, ठीक है, एक एक्सटर्नल फील्ड इधर खुद लग रही है, फिर उसके बाद एक ई नेट और अलग से लग रहा होगा, ठीक है। तो अंदर जो फील्ड होती है ई एन, ये फील्ड तो हमेशा जीरो ही रहती है, क्योंकि शेल के अंदर जो फील्ड होती है वो बेटा जीरो होती है। अब ये जो फील्ड है ये जीरो है, क्यों, क्योंकि ई एक्सटर्नल माइनस का ई सेल्फ अगर आप करेंगे सेल्फ की वजह से जो होगा, तो ई एक्सटर्नल किसके बराबर होगा, ई सेल्फ के बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा, ई सेल्फ, एक्सटर्नल फील्ड ई सेल्फ के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि जस्ट बाहर क्या फील्ड होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये जस्ट बाहर एक्सटर्नल की जस्ट क्या हो जाएगी, तो वो किसके किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल प्लस उसके सेल्फ, मतलब जो कैविटी निकाली गई है उसकी वजह से होगा। अब ये दोनों तो बराबर है, ये वैल्यू कितनी होती है, gm अपॉन आर स्क्वायर, चूंकि ये दोनों बराबर है तो एक्सटर्नल वाला जो पोर्शन है हम यहाँ पर क्या कह देंगे, कितना लग रहा होगा बाहर की तरफ, तो gm अपॉन 2r स्क्वायर लग रहा होगा। तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखो पहले मैं एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पर ई इंटरनल अंदर की तरफ नेट फील्ड क्या होती है, जीरो, क्योंकि आप जानते हैं कि शेल के अंदर जो फील्ड होती है बेटा वो क्या होती है, जीरो हो जाएगी। अब इस शेल पर नेट फील्ड जीरो क्यों है,
सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इस अंदर वाले बाहर वाले शेल की वजह से फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है, सेल्फ की वजह से इधर जो फील्ड है सेल्फ की वजह से किधर है, इस लाइन को समझ लो तो आपका काम बन जाएगा। बात समझना, सबसे पहले इस बड़े वाले शेल की वजह से जो फील्ड है वो टूवर्ड्स द सेंटर होगी, ये हमारा एक्सटर्नल वाला हो गया, ठीक है। और ये जो कैविटी हमने यहाँ पर बनाई है, ये जो पार्ट हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव किया हुआ पार्ट है, यहाँ पर इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो उसी की तरफ ही होगा, तो वो बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। और अंदर फील्ड EN ये क्या होगी 0, क्योंकि हमें पता है शेल के अंदर फील्ड क्या होती है 0, तो EN की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब अगर हम यहाँ से देखें E एक्सटर्नल इधर है, E सेल्फ इधर है, इसमें से इसको घटा करके 0 कर दिया, और यहाँ से समझ में आया कि एक्सटर्नल वाली फील्ड और सेल्फ वाली फील्ड यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब आउट वाले की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सटर्नल कितनी फील्ड है। चलिए अब आउट वाले की बात करें कि बाहर आउट में कितनी फील्ड लग रही होगी, ठीक। बाहर आउट की बात करेंगे तो एक तो सेल्फ अंदर की तरफ, और ये वाला सेल्फ वो भी अंदर की तरफ। बाहर की बात कर रहा हूं मैं, इन वाले केस में तो अपोजिट था, लेकिन जब मैं बाहर वाले की बात करूंगा, आउट वाले की बात करूंगा, तो यहां पर एक्सटर्नल प्लस सेल्फ दोनों टूवर्ड्स द सेंटर होगी, दोनों को जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए एक्सटर्नल फील्ड आप यहां से निकाल सकते हैं। आउट की बात हो रही थी तो आउट का तो सिंपल फॉर्मूला GM/r² होता है, वैल्यू पुट करेंगे, एक्सटर्नल पर जो फील्ड आई है वो GM/2r² आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बट थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आप फील्ड या फोर्स वाले से जाके देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द अर्थ इज कैपिटल D। एक मून है, ये रहा अर्थ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा बहुत ध्यान समझना, वो दी गई है कैपिटल D। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून, मतलब अगर मून का मास स्मॉल m है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मास जो होगा वो 81 स्मॉल m हो जाएगा। ये हो गया हमारी बात, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से कितनी डिस्टेंस, मान लीजिए x डिस्टेंस दूर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी D माइनस का x हो जाएगी। करा कि इस पॉइंट पर फील्ड 0 हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी 0 यहां पर होना चाहिए, तो फोर्स 0 तभी हो सकता है जब इस पॉइंट पर फील्ड 0 होगी। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ये हमारा मून है, मून का मास मान लीजिए m है, और ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास मून के मास से 81 टाइम ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इनके सेंटर से जो डिस्टेंस दी गई है वो D दी गई है। अर्थ से x डिस्टेंस दूर मान लीजिए कोई पॉइंट है जहां पर फील्ड को 0 करेंगे तो फोर्स भी 0 आएगी, तो ये डिस्टेंस D माइनस का x हो जाएगा। अब P पॉइंट पर फील्ड इसकी वजह से इस इधर की तरफ और इस अर्थ की वजह से इधर, मतलब मून की वजह से फील्ड मून की तरफ, अर्थ की वजह से फील्ड अर्थ की तरफ। और जब दोनों वैल्यू, बेटा ध्यान रखना, जब दोनों वैल्यू सेम होगी तभी आप कहेंगे P पॉइंट पर फील्ड 0 है। अब मून की वजह से लिखना है तो कैपिटल G स्मॉल m अपॉन D माइनस x का होल स्क्वायर। इसकी बात करें कैपिटल G 81 m अपॉन x स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। GM से GM कैंसिल हो गया, मैं दोनों साइड रूट लेने वाला हूं। मैं क्या करने वाला, बहुत ध्यान समझना, क्या इक्वेशन आई है अगर आप देखिए ध्यान से, तो बड़ा इक्वेशन जो आई है वो 1 अपॉन D माइनस x का होल स्क्वायर 81 अपॉन x स्क्वायर, दोनों साइड अगर मैं रूट ले लूं तो ये हो जाएगा D माइनस का x 9 अपॉन x, तो x बराबर 9D माइनस का 9x, ये इधर आ जाएगा 10x, ये हो जाएगा 9D, तो x बराबर जो आने वाला है वो 9 अपॉन 10D आ जाएगा। कौन सा पार्ट एकदम सही हो जाएगा बेटा, फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो फीड वाला कॉन्सेप्ट है या फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द इक्वेटर में अपीयर वेटलेस। भैया एक बात ध्यान रखो, कहीं पर भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझो वेटलेसनेस का, इसका मतलब वहां पर इफेक्टिव जी क्या करना है, 0 करना है। इसका मतलब क्या है, वेटलेसनेस तभी आएगा जब जी की वैल्यू क्या होगी 0। और अर्थ के रोटेशन की वजह से जो जी डैश होता है बेटा वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था जी माइनस का r ओमेगा स्क्वायर 0 एट इक्वेटर पर, एट
इक्वेटर पर जी की वैल्यू बेटा ये होती है, उसको अगर हम बराबर 0 कर देंगे तो वहां पर वेट रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन वहां के लिए ओमेगा पूछा गया है, तो ये देखते कैसे निकालेंगे। जी बराबर क्या आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर, देन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। अब देखो ध्यान से, बस वैल्यू पुट करना है, जी की वैल्यू 10 रख देता हूं मैं, और एच 6400 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 यूज करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो यहाँ पर 64 इंटू 10 की पावर 4 बचेगा, बाहर 64 का बाहर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 800 क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही है, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट अ वर्टिकल। देखिए 3 पार्टिकल हैं जिन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है l है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू दिस पार्टिकल, फील्ड यहां पर बतानी है, सेंटर पर फील्ड क्या होगी भैया। एक बात तो ये होगी कि सेंटर पर अगर आपको फील्ड निकालना है तो पहली बात, ये वाली बॉडी की वजह से इस सेंटर पर फील्ड इधर होगी, ये वाली बॉडी की वजह से सेंटर पर फील्ड इधर होगी, और ये वाली बॉडी की वजह से सेंटर पर फील्ड इधर होगी। अब मुझे एक बात ईमानदारी से बता दीजिएगा कि अगर ये ई है, इधर भी ई है, इधर भी ई है, दोनों वैल्यू सेम क्यों है, क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो ऑब्वियस बात है ई भी सेम होगी। अब इस पॉइंट पर एक ई इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इसे रिजॉल्व करके आंसर देना है भैया। क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए ये एंगल जो है 120 डिग्री 120 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाला 30 होगा, ये वाला 30 होगा, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है 120 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा भैया, ये तो ऊपर वैसे था, अगर मैं इन्हें और इन्हें सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2e cos 120/2, 2e cos 60, बेटे cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, कितना आ जाएगा e, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा e, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगा आंसर, 0। मुझे इतना सॉल्व करने की जरूरत थी भी नहीं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा कोई वेक्टर बने हुए हैं, सेम एंगल पर बने हुए हैं, सेम प्लेन पर बने हुए होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है बेटा 0 होता है, तो सीधे आंसर भी हम 0 दे सकते थे। ये तो एनसीईआरटी में एज इट इज ऐसा क्वेश्चन भी है जहां पर आप देख सकते हैं आगे जाकर के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा आर्किमिडीज का क्वेश्चन हो गया, सेम ऐसे क्वेश्चन एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन भी था, और वैसे ही अब यहाँ पर क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत ध्यान से देखना है। अ क्यूब जिसकी डेंसिटी है रो इज फ्लोटिंग एट द इंटरफेरेंस ऑफ 2 इमर्सिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो बाई 2 एंड 2 रो, मतलब यहाँ पर रो बाई 2 है और यहाँ पर जो है वो आई थिंक 2 रो है यहाँ पर, ठीक है। दैट L1 एंड L2 लेंथ आर प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, मतलब यहाँ वाले में L1 लेंथ है और नीचे वाले में L2 लेंथ है। द रेशियो ऑफ L1 और L2 पूछा गया है। सबमर्ज्ड पोर्शन इन 2 लिक्विड इज ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन इन द 2 लिक्विड्स में बता लगा। चलो ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। समझाने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर एक कंटेनर बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कंटेनर बनाते ही आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है यहाँ पर, ठीक है भैया। ये आपका एक कंटेनर है जिसमें 2 तरीके के लिक्विड आपने जो है भर रखे हुए हैं, ठीक, 2 तरीके के लिक्विड जो है आपने यहाँ पर भर रखा है, ठीक है, ओके। तो 2 तरीके के लिक्विड मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, और यहाँ पर आपने क्यूब बना के रखा हुआ भैया। क्या बना के रखा हुआ है, क्यूब। देखिए ध्यान से, ये क्यूब जो है यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है बेटा, इसकी डेंसिटी जो है वो रो है। इधर वाले की डेंसिटी 2 रो है और इसकी रो बाई 2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि ऊपर वाले में जो लेंथ डूबा हुआ है L1 और नीचे वाले जो लेंथ डूबा हुआ है L2। आपको याद होगा अभी मैंने आज ही बताया है, अभी थोड़ा मतलब जस्ट अभी एक क्वेश्चन जो सिलेंडर वाला था जस्ट थोड़ी देर पहले पूछा गया था, उसमें भी हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया था। क्या लगाया था बोलो भैया, वेट ऑफ सॉलिड को कौन बैलेंस करेगा, अपथ्रस्ट फोर्स बैलेंस करेगा। कौन बैलेंस करेगा बोलो बेटे, अपथ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉलिड क्या लिखोगे बोलो बढ़िया, m इंटू जी, m इंटू जी। अब मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसकी साइड जो है वो L है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा इंटू ये हो गया हमारे पास G, ये हो गया हमारे पास G, ठीक। अब अपथ्रस्ट फोर्स लिखना है तो सबसे पहले ऊपर वाला देखेंगे और फिर नीचे वाला देखेंगे। ऊपर वाले का अपथ्रस्ट फोर्स लिखना है
तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा होता है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला अगर आप याद दिला दें तो पहले लिखते हैं हम लोग डेंसिटी ρ/2 इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अगर लिखना है तो एरिया, बेस वाली एरिया तो वही रहेगी, दैट इज एल स्क्वायर, और इसमें डूबा कितना है L1, तो मैंने यहाँ सिर्फ L1 लिख दिया। सिमिलरली नीचे वाला भी लिख सकते हैं, दैट इज 2 रो इंटू जी इंटू एल स्क्वायर इंटू L2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा क्या चीज होने वाली है, रो एल क्यूब जी, और यहाँ पर अगर आप बात कर लें तो रो जी एल स्क्वायर बाई 2 L1, और यहाँ देखें 2 रो जी एल स्क्वायर L2। यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रो जी एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा L1/2 प्लस 2L2 बचेगा, ये कॉमन हो गया, ये से ये कैंसिल, तो L लेंथ जो आने वाला है वो L कुछ इस तरीके से आ जाएगा। एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, दूसरा हमें पता है L जो होगा वो L1 प्लस L2 भी होगा, ये दूसरी इक्वेशन है जो कि आप यहां से देख सकते हैं। अब दोनों को हम बराबर करके L1 और L2 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो L1/2 प्लस 2L2 बराबर L1 प्लस L2 लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 2L2 माइनस का L2 बराबर L1 माइनस का L1/2 हो जाएगा भैया। तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये, ठीक है, ये क्या होता हो जाएगा L2, ये क्या हो जाएगा L1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 था, ये L2 हो जाएगा, ये L1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में L1/L2 पूछा गया है तो ये वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी मेरे हिसाब से। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 2:1 देखिए आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा था 2:1, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा 2:1। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं लेकिन एनटीए के सिलेबस में है। आखिरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आज की, 2 immersible liquid of density rho and 2 rho are filled up to height h and 2h in a large cylinder with a small hole near bottom, the speed of which liquid is coming out of the hole in the beginning is। भैया बर्नौलीज थ्योरम का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसमें सिंपल सा बर्नौलीज थ्योरम लगा करके हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बाहर जब लिक्विड निकलेगा, ठीक है, बाहर जब निकलेगा इसकी वेलोसिटी हमसे क्वेश्चन में दी गई है, बाहर इसकी जो प्रेशर होता है बेटा वो P0 ही हो जाएगा। अंदर की बात करें, अंदर का प्रेशर कुछ और होगा, क्यों, क्योंकि बॉडी सरफेस से आप नीचे चले आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वेलोसिटी कुछ होगी नहीं, अंदर वेलोसिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल सा हम इक्वेशन लगाने वाले हैं, नीचे बॉटम पर प्रेशर अगर लिखे तो वो लिखेंगे भैया P0 प्लस, पहले आप ये वाले हाइट से आए हैं तो भाई आप याद करिए, अगर आप h हाइट नीचे आते हो तो प्रेशर कितना इंक्रीज होता है, दैट इज रो जी एच, बट यहाँ पर रो यहाँ कितना है 2 रो जी और h कितना है 2h, एक तो ये हो गया, प्लस अब आप यहां से भी आ रहे हैं, दैट इज रो जी एच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, P0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पर हाइट से मैंने पोटेंशियल एनर्जी को बैलेंस कर दिया, मैंने प्रेशर को बैलेंस कर दिया, इधर वाले में वेलोसिटी होगी नहीं तो मैंने वेलोसिटी लिखा नहीं है, P0 से P0 कैंसिल। अब आप ध्यान देखें तो ये हो जाएगा 4 रो जी एच, ये सिर्फ रो जी एच है, और इधर यहाँ पर क्या है हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि जो पानी निकल रहा होगा वो यही वाला पानी निकल रहा होगा, दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 4 और 1 5 हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 5GH इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वी स्क्वायर बराबर 10GH, तो यहाँ से जो v आने वाला है वो √10GH आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा बेटा, 4th पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारी तरफ से क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी आप जरूर कमेंट में बताएं कैसा आपको लगा, हमारे साथ कनेक्ट रहें, न्यूलैट के साथ कनेक्ट रहें। जय हिंद, जय भारत।